Good morning, everyone. In the last lecture, we have talked about the law of residual proportion. Basically, in this lecture, we are going to talk about the last law, Gay-Lussac's law. So basically, Gay-Lussac's law of combining volume क्या कहता है? अगर मैं इसकी स्टेटमेंट की बात करूं क्या अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर the gases combines to form a product, and the ratio in which they do so, ratio of the volume of the gases in which they react bear a simple whole number ratio. एक बात तो ये होता है जिस रेशियो में जिस वॉल्यूम की रेशियोज में यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो मास की बात नहीं होगी है ना, कंबाइनिंग वॉल्यूम पे जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात होने वाली बेसिकली। एक तो ये बात होगी और साथ में एंड विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो, है ना। प्रोडक्ट के साथ भी जो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो बिहेव करने वाले हैं। जैसे कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं क्या, अगर मैं बात करूं इसकी, दो कंटेनर्स ले लिए मैंने यहाँ पे, एक में डाल दी मैंने H2 गैस, एक में डाल दी मैंने H2 गैस, दूसरे में डाली मैंने Cl2। दूसरे में डाली Cl2 गैस। बेसिकली अब मैं क्या करूंगा, इन दो कंटेनर्स को मैंने क्या किया, एक ही कंटेनर है, एक ही कंटेनर है, इसमें क्या किया, एक वॉल्यूम मैंने, है ना, एक वॉल्यूम ली मैंने H2। एक वॉल्यूम कैसे, क्योंकि बेसिकली क्या इसकी रिएक्शन में लिखूंगा तो क्या आने वाली है, H2 प्लस Cl2 विल फॉर्म वन HCl, है ना। HCl गैस बनाएगा यहाँ पे, ये दोनों भी गैसेस फॉर्म में है ना। यहाँ पे गैसेस की बात करने वाले बेसिकली, ये दोनों गैसेस फॉर्म में है और HCl जो है वो भी गैस फॉर्म में निकलेगी। अब अगर बात करूं इन दोनों को रिएक्शन को बैलेंस करूंगा तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे दो एटम हाइड्रोजन के, यहाँ पे दो Cl के एटम है, बट इन द प्रोडक्ट साइड इट इज both for the both there one atom present, so I will multiply it by 2। so basically ये रिएक्शन अब बैलेंस हो चुकी है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कितना वॉल्यूम यूज हुआ है, यहाँ पे कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसका 1, यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 2। so basically इसका वॉल्यूम भी जितना लिया मैंने 1 वॉल्यूम ले लिया, है ना, इसका भी कितना लिया 1 वॉल्यूम, है ना। और जब ये कंबाइन करेंगे दोनों कंटेनर्स को आपस में, तब मैं दोनों इस हिसाब से क्या बनने वाला है, यहाँ पे बेसिकली इस, यहाँ पे मैंने कंटेनर जोड़ दिए, इसमें क्या थी H2 गैस, इसमें क्या थी Cl2, आपस में कंबाइन हो क्या बनने वाली HCl गैस। यहाँ पे अब HCl गैस प्रेजेंट है, कितने वॉल्यूम में, 2 वॉल्यूम में प्रेजेंट है HCl गैस। फर्क इतना है, यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो गैस के किस वॉल्यूम में, HCl बनने के बाद 2 वॉल्यूम में। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं रेशियो निकाला तो मैंने क्या बोला, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन विच दे रिएक्ट, है ना, जिसमें रिएक्ट कर रही है। इसकी वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम की रेशियो कितनी है, यहाँ पे 1:1 आ गई सिंपल, वो क्या है होल नंबर रेशियो ही तो है। और साथ में प्रोडक्ट के वॉल्यूम के साथ भी वो जो है सिंपली होल नंबर रेशियो में करेगी। प्रोडक्ट के साथ में करूंगा तो क्या बनेगा, 1 वॉल्यूम इसकी, 1 इसकी, 2 इसकी, क्या रेशियो बनने वाली 1:1:2। तो ये भी क्या है, सिंपली होल नंबर रेशियो ही तो है। तो बेसिकली Gay-Lussac लॉ जब बात करेगा वो सिंपली गैसेस की बात कर रहा है, और गैसेस में मासेस की बात नहीं कर रहा, बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम है। सो
नाउ बेसिकली हमारा अगला टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। बेसिकली आप लोगों ने ये चीजें पहले पढ़ी हुई हैं, तो इस पर ज्यादा टाइम नहीं देने वाले हम लोग, थोड़ा थोड़ा मेन पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है कि एटम जो है इज इनडिविजिबल, फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता एटम। बेसिकली उसने बोला था क्योंकि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इससे छोटी कोई यूनिट ही नहीं बनती, ऐसा डाल्टन का कहना था। बेसिकली आज हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली में जो है एटम्स का मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, एटम्स हैज 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, है ना। कौन कौन से? फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैविंग न्यूट्रल चार्ज। सो बेसिकली ये फर्स्ट पॉइंट था दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन का। सेकंड पॉइंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या बोला था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट have same properties like mass, shape, size and some chemical properties। बेसिकली बात कैसे बोला था कि एक एलिमेंट का जितने मर्जी एटम ले लूंगा मैं, जितने भी एटम लूंगा एक एलिमेंट के, सबका मास, साइज सेम, हर चीज सेम रहने वाली, केमिकल प्रॉपर्टीज भी। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आजकल हम लोग जानते हैं कि आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना। आइसोटोप्स मतलब जिस एक एलिमेंट का हैविंग सेम एलिमेंट का जो है मास डिफरेंट हो सकता है। बेसिकली अगर मैं एग्जांपल हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, खुद हाइड्रोजन, सेकंड का नाम होता है ड्यूटेरियम, the third one is tritium। So basically 3 इसके आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहे हैं, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन और ट्रिटियम। तो बेसिकली क्या, जो ट्रिटियम का मास होता है वो 3 होता है, ड्यूटेरियम का मास 2 होता है। सो बेसिकली बट एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है क्योंकि सेम एलिमेंट है। इसी का मतलब है कि हमने ये बोला कि मास सेम है, बट यहाँ देख लिया हमने कि आइसोटोप ऐसी चीज है जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है बट सेम एटॉमिक नंबर होते हैं। सॉरी। सो बेसिकली इसमें क्या होगा, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने कहा था कि ऐसा हर बार एप्लीकेबल नहीं है, आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से मास और प्रॉपर्टीज में काफी चेंज आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती है। सो थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट element will have different properties, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, क्योंकि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने क्या बोला, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने एग्जांपल लिया आइसोबार्स का। आइसोबार्स क्या होता है? आइसोबार ऐसी चीज जिसका सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर होगा बट डिफरेंट क्या होने वाला है, एटॉमिक नंबर। सो बेसिकली एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? आइसोबार्स का एग्जांपल है क्या, अगर आर्गन और कैल्शियम की बात करूं, आर्गन और कैल्शियम, है ना। आर्गन का कितना एटॉमिक नंबर होता है 18, कैल्शियम का कितना है 20, बट दोनों का मास जो है वो क्या हो रहता है 40। दोनों का मास नंबर यहाँ पे सेम है बट डिफरेंट क्या एटॉमिक नंबर। सो बेसिकली अब क्या है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमने क्या बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग एलिमेंट्स है। तो इसका आर्गन का एक बार एटम उठाऊंगा, कैल्शियम को उठाऊंगा, बट दोनों का मास तो सेम आ गया ना, तो लगभग कुछ प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है ड्यू टू देयर सेम एटॉमिक मास। तो बेसिकली बात करूं फोर्थ पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट बोला था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कि एटम्स व्हेन combines to form a molecule और कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा या मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करेगा, तो देन it will do it in a simple ratio, सिंपल रेशो में करेगा। सिंपली बात है, पहले ऐसा बोला गया था बट एक्चुअली में ऐसा नहीं, सिंपल रेशो नहीं, कई रेशो कॉम्प्लेक्स भी होती है। सिंपल रेशो मतलब 1:1 में कर लिया, 1:2 में कर लिया, और ज्यादा बड़ी रेशो में डिफरेंस नहीं आएगा। बट एक्चुअली में बात करें यहाँ पे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने बोला था कि ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि कॉम्प्लेक्स भी रेशो जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर की बात करोगे, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है
12:22:11 है ना, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स नेचर है। यहाँ पे सिंपल ऐसा रेशियो नहीं है कि 1:1:1 हो गया, या शुगर में बोल सकते C6H12O6 की अगर बात करूं, इसमें क्या है, इसकी अगर रेशियो आप देखना चाहो तो क्या होगा, इसमें रेशियो आने वाली है 1:2:1। सो ये एक सिंपल रेशियो है 1:2:1। बट अगर शुगर की बात करूं, शुगर में जो है वो रेशियो सिंपल नहीं आता। तो बेसिकली कुछ कंपाउंड्स की रेशियो सिंपल हो सकते हैं, बट सबकी नहीं कि कंपाउंड फॉर्मेशन सिंपल रेशियो से ही होगी, ऐसा नहीं होने वाला। एक बात तो ये। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इसने बोला था डेल्टा की एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बट अगर इसकी बात करूं तो बेसिकली हम लोगों को पता कि कई बात तो ठीक है, क्रिएटेड नहीं हो सकती डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी इंटर कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अगर बात करूं कि न्यूक्लियर जितनी टाइप की रिएक्शन होती है उसमें बेसिकली क्या होता है, काफी सारे एलिमेंट जो है आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, कि हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में चेंज हो सकता है इजीली, है ना। दो हाइड्रोजन के बोल के हीलियम में जाके चेंज हो सकते हैं और हीलियम फिर से हाइड्रोजन में चेंज। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये रिएक्शन जो है हमारे सन में भी एग्जिस्ट करती है। बेसिकली सन इतना हॉट क्यों है, क्योंकि इस टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शंस वहां पे प्रेजेंट होती है जिसमें हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होता है बेसिकली, है ना। काफी सारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है सन पे, तो इसलिए वो इतना ज्यादा हॉट होता है। एक बात तो ये, सो बेसिकली इंटर कन्वर्जन जो है पॉसिबल है किस केस में, मोनोड एटॉमिक ने कहा था कि इंटर कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल हो सकती है ना। तो और दूसरी बात क्या कह सकते हैं, एक और पॉइंट यह बोला था मोनोड एटॉमिक थ्योरी ने कि मास और जो एनर्जी है ना वो भी आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। 6 पॉइंट जो बोल सकता हूं मोनोड एटॉमिक थ्योरी का, कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, है ना। एनर्जी और मास जो है आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। एक बात थी, ये तो बेसिकली कुछ डिफरेंसेस थे दोनों के बीच के, और सबसे एक मेन जो दोनों का कॉमन पॉइंट था वो क्या था, दोनों का कॉमन पॉइंट जो यहाँ पे है वो है कॉमन पॉइंट, दोनों ने बोला था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच रिएक्ट्स, है ना, जो रिएक्ट करती है ना। बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो रिएक्ट नहीं करते हमारे पास, रिएक्ट जो करता है वो एटम ही करता है हमेशा, है ना। वो डिफरेंट आता है कि रिएक्टिविटी, एटम की रिएक्टिविटी में फर्क आ जाता है, कितने प्रेजेंट, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उसके चक्कर में। मगर अगर मैं बात करूं कि एटम जो है वही स्मॉल यूनिट होता है एक किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करने के लिए। तो बेसिकली कुछ डिफरेंसेस थे दोनों के बीच और एक कॉमन पॉइंट। Now another concept is Berzelius hypothesis. Berzelius hypothesis बेसिकली इसने क्या बोला था, Berzelius hypothesis ने बात करी थी कि अगर मैं क्या करूं, कंडीशन जो है सेम रख लूं, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये टेम्परेचर है बेसिकली, टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो इस कंडीशन में क्या होने वाला है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, बेसिकली इसमें क्या होने वाला है कि ऑल गैसेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम विल contains equal number of atoms, मतलब कहने की बात इसने बोला कि जितनी भी गैसेस है इक्वल वॉल्यूम में, फर्क नहीं पड़ता, इट कैन बी हाइड्रोजन गैस, इट कैन बी ऑक्सीजन गैस और इट कैन बी नाइट्रोजन गैस, किसी भी टाइप की गैस हो सकती है, क्लोरीन भी हो सकती है। सो जो गैसेस फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है, अगर उसकी वॉल्यूम जो है डिफरेंट हाइड्रोजन की वॉल्यूम मैंने सेम ले ली, मतलब 3 कंटेनर ले लिए मान लो मैंने, यहाँ पे मैंने 3 कंटेनर ले लिए, अगर बेसिकली 3 कंटेनर की बात करो, एक में मैं ले लिया हाइड्रोजन गैस, दूसरे में ले लिया क्लोरीन गैस, तीसरे में ले लिया ऑक्सीजन गैस। तो बेसिकली अगर मैंने तीनों की वॉल्यूम सेम रखी और कंडीशन सेम रखी है, सबसे जरूरी बात है कंडीशन सेम रखनी है कि टेम्परेचर और प्रेशर तीनों कंटेनर पे इक्वल है ना। तो हाइड्रोजन का अगर मैंने 1 वॉल्यूम ले ली, इफ आई टेक हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम और क्लोरीन की 1 वॉल्यूम ली, ऑक्सीजन की 1 वॉल्यूम ले ली, बेसिकली उससे क्या होने वाला है, अगर सेम वॉल्यूम ली तो उनके एटम्स भी जो है
इक्वल होने वाले। तो मान लो अगर हाइड्रोजन के एटम्स जो है यहाँ पे 8 थे एक वॉल्यूम में, तो बेसिकली इसके भी 8 आने वाले हैं और इसके भी 8 आने वाले हैं, है ना। 8 एटम्स की बात करूं, 8 एटम्स आएंगे, यहाँ भी 8 एटम्स आएंगे अकॉर्डिंगली। सब में 8 एटम्स आएंगे, बट हाँ डिफरेंस ये हो सकता है कि उनके मासेस जो है वो डिफरेंस होते हैं, नेचर डिफरेंट हो सकता है, बट नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे। बट अगर बात करें ये हाइपोथेसिस ना थोड़ा सा फेल हो गया था। रीजन बीइंग क्या है, अभी हमने एग्जांपल लिया था कि हाइड्रोजन गैस को और साथ में क्लोरीन गैस को जब मैं मिक्स करूंगा तो क्या बनने वाला है, बेसिकली 2 of HCl, है ना, ये बनता है। सो अब मैं बात करूं कि बर्ज़ेलियस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा यहाँ पे ये 1 वॉल्यूम यूज करी है मैंने इसकी, है ना, स्टोइकियोमेट्रिक 1 है, इसका भी 1 है, तो इसको भी लिख सकता हूँ कि इसकी 1 वॉल्यूम यूज हुई है। और बना कितना है, बेसिकली बना कितना बना है 2 वॉल्यूम, है ना। सो इसका मतलब क्या है कि एक फिक्स वॉल्यूम में कितने एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर मान लो इसके, मेरे को नहीं पता भी कितने एटम, मान लो n एटम्स होंगे, इसके अगर n एटम्स है तो इसकी वॉल्यूम माने तो इसकी वॉल्यूम भी तो 1 है, इसके n एटम तो इसके भी n एटम्स ही एग्जिस्ट करने वाले हैं, है ना, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं। और इसके अगर एक वॉल्यूम है तो इसकी 2 वॉल्यूम, अगर डबल है तो इसके अगर n एटम्स हो तो इसकी कितने एटम्स होने चाहिए, 2n एटम्स, है ना। एक बात तो ये, चलो ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर इसकी n की जगह अगर 1 एटम की बात करूं तो ये पॉसिबल है कि इसमें 1 है तो इसमें भी कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए, और इसमें कितने डबल है तो इसमें 2 एटम एग्जिस्ट करेंगे। चलो ठीक है ना, तो ठीक था। बट अगर मैं इनको और रेशो और सिंपल रेशो में तोड़ना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 1 बनाना चाहूँ तो क्या करूँ, तीनों को डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या बनेगा, इसको बोल दूंगा हाफ एटम है, ये भी क्या हो जाएगा हाफ एटम, एंड ये क्या हो जाएगा 1 एटम। बेसिकली बात ये है। सो अगर मैं आपको बोलूं कि बट एक्चुअली में क्या रीजन है, क्या एक्चुअली में हाफ एटम एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है, हाफ एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एटम खुद में एग्जिस्ट करता है नहीं, ये भी चीज कंफर्म नहीं है ना। सारे एटम जो है इंडिविजुअली एग्जिस्टेंस नहीं होती उनकी, जो गैसियस है ना, जितनी भी गैस है सारी वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, कभी भी इंडिविजुअल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, है ना। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, तो अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करता, बट यहाँ पे अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करता, मतलब एक मॉलिक्यूल होता है यहाँ पे H2 का, है ना, उसको अगर मैं हाफ मॉलिक्यूल बनाऊं, है ना, तो अगर मैं बात करूं कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है हाइड्रोजन के, 2 एटम है ना। और अगर आधा मॉलिक्यूल ले लिया वैसे तो आधे मॉलिक्यूल में कितने रह जाएंगे, हाफ मॉलिक्यूल में कितने रह जाएंगे एटम, एक एटम तो रहेगा ना, है ना, एक एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो पॉसिबल क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एटम्स की जगह सारा मॉलिक्यूल चेंज कर दूं, डेफिनेशन थोड़ी सी क्या चेंज करूं कि एटम्स की जगह मॉलिक्यूल्स कर दूं, तो ये हाइपोथेसिस एकदम करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि आधा मॉलिक्यूल का मतलब है कि एक एटम एग्जिस्ट कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आधा एटम एग्जिस्ट नहीं करता, आधा एटम तोड़ के नहीं देने वाला किसी को, है ना, ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता। तो इसलिए आधा एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट आधा मॉलिक्यूल की बात करें तब हाँ, तब गैसेस के केस में अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो डेफिनेटली आधे मॉलिक्यूल में एक एटम बन जाएगा, वो की जो एग्जिस्ट कर पाएगा इजीली। सो बेसिकली इस हाइपोथेसिस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, वो किया था एवोगैड्रोस ने, थोड़ा सा चेंज किया था, यहाँ पे देखते हैं क्या। तो बेसिकली एवोगैड्रोस लॉ में मैंने क्या चेंज कर दिया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर और गैसेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। यहाँ पे सारी आइटम्स को छोड़ के मैं किसकी बात करने वाला हूँ यहाँ पे, अब 8 मॉलिक्यूल्स हो गए हर जगह, क्योंकि ये चीज एग्जिस्ट कर सकती है, मॉलिक्यूल एज ए इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, बट एटम कैन और कैन नॉट बी एग्जिस्ट, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोलूंगा, इसकी 1 वॉल्यूम है, इसका n मॉलिक्यूल ले लिया, तो इसमें भी n मॉलिक्यूल होने वाले हैं, इसमें भी 2n मॉलिक्यूल्स हो गए, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल हुआ, तो इसका भी 1 मॉलिक्यूल होगा, इसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, इसको अगर वो कर दिया तो इसका हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, इसका हाफ मॉलिक्यूल, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल। हाफ मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पे क्या है, एक एटम की बात हो रही है ना, हाफ मॉलिक्यूल मतलब एक एटम की बात हो रही है ना, इस तरह से, है ना, एक एटम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बेसिकली ये बात याद रखनी कि एटम एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर सकता आधा, बट वो एग्जिस्ट कर सकता है। सो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि ये आपके हाइपोथेसिस और जितने लॉज थे सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक लास्ट एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जस्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या एटम क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट
स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, बेसिकली डिपेंड करता है ना। अगर गैसेस की बात करूं तो उस केस में एटम जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बट अगर दूसरे एटम्स की बात करूं, दूसरे मेटल्स जो सॉलिड फॉर्म हो गया, लिक्विड फॉर्म हो गया, उसमें इजिली जो है एटम्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट मॉलिक्यूल की बात करूं, है ना, मॉलिक्यूल में क्या होने वाला है? मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which can be exist इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है मॉलिक्यूल, है ना, which can be exist independently। तो बेसिकली ये कुछ डेफिनेशन थी इसकी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। बेसिकली दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगले लेक्चर में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने वाले, जो बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।